कैसे हो तुम सब? मैं मस्त एकदम सही लग रहा हूँ। क्लास लगा लेंगे, क्लास लगा लेंगे। क्लास का क्या है? कब लगाने? कल लगा लेंगे। होली वाले दिन लगा देंगे। होली वाले दिन भी लगा लेंगे, क्या टेंशन है। हाँ, होली खेल लेंगे और क्या है। और कुछ पढ़ना मत तुम, बस है, बाकी सब कर लेना। चलो, कल क्या पढ़ रहे थे? इसी इसी की मात्रक पढ़ लिया था। क्या होता है? या मिली महोज। मिली महोज प्रति सेंटीमीटर। डेसीसाइमन पर मीटर या मिली महोज प्रति सेंटीमीटर। ओके, आज हेडिंग लगाइए ईएसपी। पहले सीसी बाद में पढ़ेंगे, पहले ईएसपी पढ़ लेते हैं। विनेमेसिल सोडियम प्रतिशत। नोट्स है किसी के पास? प्रिंटेड है? चलो लिखिए। पहला पेज हो गया, दूसरा हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। क्या हुआ है? कुछ हुआ है? क्या हुआ? क्या हो गया मुझे बताओ। मैं आज बहुत कुछ हुआ है फिर तो। चलो, मैं अभी सो के उठ के आया हूँ जस्ट। ईएसपी सपना बहुत गंदा आया मुझे। मुझे ऐसा आया अपना सिलेबस कंप्लीट हो गया और अपना वापस कभी नहीं मिलेंगे। मैं इतना रोया सपने में, इतना रोया। तुम लोग नहीं मिलोगे यार। रोया, खुशी के आंसू थे बट विनेमेसिल सोडियम प्रतिशत क्या होता है? पूरी मिट्टी के अंदर सोडियम की मात्रा कितनी है, तो ये क्या बताता है? मिट्टी में सोडियम की मात्रा। किसकी मात्रा? तो विनेमेसिल सोडियम प्रतिशत मिट्टी में किसकी मात्रा बताता है? सोडियम की। तो याद रखना, यह मृदा में सोडियम की मात्रा। सोडियम जानते हैं, आवर्त सारणी में 11वें नंबर पे आता था, पहले ही कॉलम में। सस्ती वाले में लिथियम के जस्ट नीचे सोडियम। क्या होता है सिंबल? एन ए छोटा और एन कैपिटल। ओके, तो ये क्या हो गया? पेट टच हो रहा है। अरे हाँ, पेट नहीं हो रहा भाई, ये हो रहा है। ये सूत्र क्या है ईएसपी ज्ञात करने का? ईएसपी ज्ञात करने का सूत्र है ईएसपी बराबर सोडियम की मात्रा ऊपर की तरफ लिखनी है अपॉन कुल धनायन विनिमय क्षमता, कुल सीईसी इंटू 100। सोडियम की मात्रा अपॉन कुल सीईसी इंटू 100। सोडियम की मात्रा अपॉन कुल सीसी इंटू 100। ये है। अच्छा, इसका मात्रक क्या होता है? प्रतिशत में माप रहे ना। विनिमेसिल सोडियम प्रतिशत 100 से गुणा किया तो आंसर किसमें आएगा? प्रतिशत में आएगा। मृदा की ईएसपी कितने से कम होनी चाहिए? कितने परसेंट से? 15% से कम होनी चाहिए। लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट लिखिए सीईसी। ये तो सीईसी क्या है? सीईसी का फुल फॉर्म क्या है?
धनायन विनिमय क्षमता। क्या होता है धनायन विनिमय क्षमता? मृदा में उपस्थित कुल धनायनों की मात्रा, कुल सोडियम की मात्रा ईएसपी, कुल धनायनों की मात्रा सीईसी। तो मिट्टी में कितने धनायन है? धनायन जानते हैं? कैल्शियम धनायन है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन ऋणायन है, नाइट्रेट, नाइट्रेट ऋणायन, सल्फेट ऋणायन है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड। इसका मतलब जिनके पीछे भी 8 आइड लगता है वो सारे के सारे ऋणायन है, और जो नॉर्मल है जिनके पीछे कुछ भी नहीं लगता वो सारे धनायन। कैल्शियम धनायन है, मैग्नीशियम धनायन, तो कैल्शियम का नाम कैल्शियम ही है, समझ रहे? अमोनियम क्या है? धनायन है। ओके, ये लिख लिया। ओके, आगे लिखिए कुल धनायन विनिमय क्षमता या धनायन विनिमय क्षमता। धनायन विनिमय इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी। क्या परिभाषा है इसकी? मृदा में उपस्थित कुल धनायनों की मात्रा। तो मृदा में उपस्थित कुल विनिमयशील धनायनों की मात्रा क्या कहलाती है? सीईसी कहलाती है। लिख लिया? सीईसी का मात्रक क्या होता है? सीईसी का मात्रक क्या है? तो याद रखना है इसका सेंटीमोल धनायन प्रति किलोग्राम मृदा। लिखते कैसे हैं? सेंटीमोल धनायन प्रति किलोग्राम सोइल। या इसका मात्रक एक और है। कितने मात्रक है इसके? 2। एक मात्रक और है, क्या है? नाराज हो क्या तुम लोग मुझसे? या फिर है मिली इक्विलेंट। क्या है? मिली इक्विलेंट प्रति, अच्छा, मिली इक्विलेंट धनायन प्रति 100 ग्राम मृदा। कितने ग्राम मृदा? 100। लिखते ऐसे हैं इसको, मिली इक्विलेंट धनायन, ये पी प्लस है, धनायन प्रति 100 ग्राम सोइल। या तो ये वाला मात्रक है या ये वाला मात्रक है। वापस कब तक आओगे तुम घर से? कौन कौन नहीं जा रहा है? मस्त। जगदीश मंदिर? नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। नहीं ना। तुम चले जाना, मैं तो ये बोल रहा हूँ। हैं? जिला? जिला गाजियाबाद। जोधपुर है। लिख लिया? अरे भाई तुम कोई नहीं जाओगे, तुम्हारा कौन इंतजार कर रहा है घर पे? तो जाना पड़ता है भाई। ओके, अब हम आगे बात करें तो सीसी आपको याद भी करनी है। कुछ मर्दा कॉलोइड्स की, कुछ मर्दा के कॉलोइड ऐसे हैं जिनकी आपको सीसी याद करनी है। तो मर्दा लिखिए, मर्दा कॉलोइड की सीसी, मृदा कॉलोइड की सीसी।
मृदा के दो प्रकार के कॉलॉइड है। कितने प्रकार के कॉलॉइड है? दो प्रकार के। एक है कार्बनिक कॉलॉइड, एक है अकार्बनिक कॉलॉइड। अच्छा, पहले नंबर पे लिखते हैं अकार्बनिक कॉलॉइड। अकार्बनिक कॉलॉइड कौन कौन से एग्जांपल है इसके, याद है क्या? अरे अकार्बनिक कॉलॉइड कौन कौन से हैं? नहीं पता, कोई बात नहीं, इसी के लिए फीस दी है तुम लोगों ने। पहले नंबर पे याद रखना, एक नंबर पे पहला कॉलॉइड है केओलिनाइट। क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? दूसरे नंबर पे एक है इलाइट। क्या नाम है? बोलो इलाइट। क्या नाम है? तीसरे नंबर पे एक नाम है मॉन्ट मोरिलोनाइट। क्या नाम है? वापस बोलो, मॉन्ट मोरिलोनाइट। याद रह जाएगा। ओके, चार नंबर पे एक है वर्मिकुलाइट। क्या नाम है? वर्मिकुलाइट। चारों याद रख लोगे क्या? वापस बोलो, एक नंबर पे, दो नंबर पे, तीन नंबर पे, चार नंबर पे वर्मिकुलाइट। इलाइट के जैसा ही एक और होता है, नाम है क्लोराइट। क्या नाम है? ये भी याद रख लोगे क्या? क्लोराइट। इन चारों की सीसी याद करनी है। केओलिनाइट की कितनी होती है? केओलिनाइट की कितनी होती है? 3 से लगाकर 15 सेंटीमोल पर किलोग्राम। 3 से लगाकर 3 से 15। इलाइट की होती है 20 से 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। इसकी भी कितनी होती है? 20 से लगाकर, क्लोराइड नहीं है, क्लोराइट है, 20 से 40 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। अच्छा, मॉन्ट मोरिलोनाइट की कितनी है? 80 से 100 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। और वर्मिकुलाइट की कितनी है? 120 से 150 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। लिख लीजिए, सबकी याद कर लेना। तो आप मुझे बताओ सर्वाधिक किसकी है? वर्मिकुलाइट की। तीन से 15, 20 से 40, 80 से 100 और 120 से 150। कॉलॉइड्स क्या होते हैं सर? ऐसे छोटे छोटे सोइल के पार्टिकल जो कभी भी जल में सेटल डाउन नहीं होते, नीचे नहीं बैठते, हमेशा घूमते रहते। इतने छोटे पार्टिकल जो जल में बैठते नहीं है, घूमते रहते दिन भर पानी के अंदर, तो उनको हम बोलते हैं कॉलॉइड। क्या बोलते हैं? कॉलॉइड। बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं। अच्छा, एक तो होते हैं आपके मृदा के अकार्बनिक कॉलॉइड, और दूसरे कौन से होते हैं? कार्बनिक कॉलॉइड। अच्छा, कार्बनिक कॉलॉइड का कोई एग्जांपल याद है क्या? ह्यूमस। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट टावर अपने यहाँ पे बैठा है। क्या नाम बताया उसने? क्या बताया? तो कार्बनिक कॉलॉइड का एक उदाहरण है ह्यूमस। कार्बनिक कॉलॉइड का क्या उदाहरण है? ह्यूमस। सुना है कि नहीं सुना है? अभी अगले चैप्टर में पढ़ेंगे अपन ह्यूमस के बारे में, ह्यूमस। अच्छा, तो ह्यूमस की सीसी कितनी होती है भैया? 150 से 300, ऑन द एवरेज 200 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम। तो अब मुझे बताओ, सभी कॉलॉइड में सबसे ज्यादा किसकी है? ह्यूमस की। लेकिन अकार्बनिक कॉलॉइड में? बहुत बढ़िया, सभी कॉलॉइड में सर्वाधिक। सभी कॉलॉइड में सबसे ज्यादा ह्यूमस की, और अकार्बनिक कॉलॉइड में वर्मिकुलाइट की। अच्छा, ये हो गए मृदा के रासायनिक गुणधर्म खत्म। आगे कौन से गुणधर्म रह गए? जैविक। भौतिक हो गए, रासायनिक हो गए। आगे लिखिए मृदा के जैविक गुणधर्म। मृदा के जैविक गुणधर्म। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। मृदा के जैविक गुणधर्म।
द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल, जैविक गुणधर्म। जैविक गुणधर्म में सबसे पहले आता है मृदा सूक्ष्म जीव। कौन आते हैं? मृदा सूक्ष्म जीव। केंचुए को जानते हो क्या? सूक्ष्म जीव है क्या? केंचुआ मिट्टी का सूक्ष्म जीव है क्या? तो कैसा है? कौन सा जीव है? अच्छा, सूक्ष्म जीव का दूसरा नाम उल्टा होता है बड़ा जीव, सोइल माइक्रोब्स। वो वृद्ध जीव है, बड़ा है। तो सूक्ष्म जीव क्या होता है? जो आकार में, जैसे मेरे से तुम सारे सूक्ष्म जीव हो? नहीं। तो किससे देखा जा सकता है? नाक कान से, नग्न आंखों द्वारा दिखाई। यदि हम उसके ऊपर कोई लेंस नहीं लगाएंगे, माइक्रोस्कोप नहीं लगाएंगे, तो ये आंखें नॉर्मली उसको देख, तो जो सूक्ष्मदर्शी से दिखाई देते हैं, जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? वाह, आईफोन पे कॉल आया। ओके, जो नग्न आंखों द्वारा दिखाई, जो इतने छोटे हैं कि हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंड्रॉइड मोबाइल किसके पास नहीं है? सबके पास है। एक समय ऐसा आएगा कि तुम एंड्रॉइड मोबाइल से थक जाओगे। वो आएगा समय, वो जब भी आए, आप आदमी अलग अलग टाइम पे मैच्योर होता है, तो एक टाइम बाद एंड्रॉइड मोबाइल तुम्हें थोड़ा सा, अच्छा सुपरवाइजर बन गए तो शायद नहीं थको जीवन पर, लेकिन नहीं बने तो पक्का, क्योंकि मेरा सुपरवाइजर में सिलेक्शन नहीं हुआ है। अब मैं बहुत सीरियसली तैयारी कर रहा हूं, तो अब रील्स वगैरह देखने लगता हूं। किस पे? एंड्रॉइड पे। तो अब उससे मेरी सुपरवाइजर की तैयारी डिस्टर्ब हो रही है, तो मैंने मोबाइल रख दिया साइड में। इस पे कोई रील वगैरह चलती है क्या? मैसेज आता है व्हाट्सएप कॉल करो ना। अब व्हाट्सएप कॉल इसमें होता, बस खत्म बात। कितना मस्त है। तो ये फोन तुम्हें एक टाइम बाद अच्छा लगेगा। मृदा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? मृदा सूक्ष्म जीव ऐसे जीव जो नग्न आंखों द्वारा बिना माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई, जिनको देखने के लिए किसकी सहायता चाहिए? सूक्ष्मदर्शी की। लिखिए, लिखिए, ऐसे ऐसे मृदा जीव जैसे मृदा में पाए जाने वाले जीवाणु, कवक, शैवाल, एक्टिनो भैया। एक्टिनो भैया को जानते हो? ये सबसे अच्छे भैया है अपने, सबसे अच्छे जीवाणु है एक्टिनोमाइसीज। और प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो भैया तो ज्यादा पढ़ते हैं, आजकल मिलते नहीं है। ये सबसे अच्छे भैया है। बाकी शैवाल भैया को जानते हो? कवक दीदी को? नहीं। और जीवाणु भैया भी अपने। जीवाणु, कवक, शैवाल, एक्टिनोमाइसीटीज एंड प्रोटोजोआ लिख लीजिएगा। तुम लिखते नहीं हो क्या? वाह, दिखती तो है भाई। गलती हो गई, ये सूक्ष्म जीव नहीं। अभी बताएंगे इसके बारे में। नहीं नहीं नहीं, नहीं दिखता। ये पागल बना रहा है। नहीं दिखते, मैं बोल रहा हूं। भरोसा कर मेरे पास बात पे, नहीं दिखते। तो जिसको देख के आया वो सवाल थे ही नहीं। नहीं नहीं नहीं। अरे मैं बताऊं, अब तुम बोलो सर मुझे सैटेलाइट से मैं दिखता हूं, नहीं, तुम्हारे घर दिखते हैं, कॉलोनी दिखती है, गांव दिखता है। तो समझना, जो तुम देख के आए हो वो कवक का गांव था पूरा। पूरा कवक की कॉलोनी बसी हुई थी। कवक की कॉलोनी को हम माइसीलिया बोलते हैं, तो माइसीलिया दिखाई देता है। कभी कवक दिखाई,
तो ये सारे 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ एक साथ मिल जाते हैं तो इनकी कॉलोनी बनती, क्या बनती है? अपना जिसमें जिला बन जाता है ना, उसमें उनकी कॉलोनी बनती है। सिर्फ वो कॉलोनी दिखाई देती है, बाकी ये खुद दिखाई, अरे भैया खुद दिखाई देना मतलब उसके हाथ पांव आंख दिखाई देना, उसके अंग दिखाई, वो कोशिका दिखाई। उनकी कोशिका सिर्फ किसकी सहायता से दिखाई देगी? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। समझ रहे हैं? तो वो जो शैवाल दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही है, तैरती हुई, गंदा पानी है या फिर कहीं झील का पानी है, कहीं तालाब का पानी है, तो वहां पे आपको दिखाई देगी शैवाल। लेकिन वो शैवाल एक शैवाल नहीं है, उनका पूरा समूह है वहां पे, पूरा साम्राज्य है, और वहां पे एक शैवाल राजा है, बाहुबली है वहां की। तो आपको अकेला कोई दिखाई नहीं देगा। हाँ, कोई कटप्पा भी होगा। ओके, लिख लिया। अब हम देखते हैं अलग अलग मृदाओं में अलग अलग प्रकार के जीवाणु प्रभावी होते हैं। जैसे मैं बोलूं, मृदा में भार के आधार पर सबसे ज्यादा कौन है? तो याद रखना, भार के आधार पर सबसे ज्यादा होते हैं कवक। तो मृदा में प्रभावी लिख लेना, मृदा में प्रभावी, कि कौन प्रभावी है मृदा में। तो भार के आधार पर कौन है प्रभावी? सबसे ज्यादा भारी कौन? तो कवक दीदी सबसे भारी है। अच्छा, संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर, संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर कौन है? तो संख्या सबसे ज्यादा है जीवाणु की। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो समझ में नहीं आया, भार और संख्या के। तो मुझे याद रखनी, एक बात आपको याद रखनी है कि जीवाणु आकार में छोटे होते हैं, नंबर में ज्यादा होते हैं। आकार में तो क्या होते हैं? एक परिवार में 10 लोग है, सबका वेट 10-10 किलो, कितना हुआ? 100। एक परिवार में 5 लोग है, लेकिन सब 100-100 किलो के, कितने किलो गए? 500 किलो। अब मुझे बताओ, भार में कौन सा परिवार ज्यादा है? 5 वाला। लेकिन संख्या में ज्यादा कौन है? 10 वाला। तो याद रखना, संख्या तो किसकी ज्यादा और भार किसका ज्यादा? अच्छा, जीवाणु में भी सर्वाधिक जीवाणु कौन सा? एक जीवाणु की फैमिली सबसे ज्यादा है, तो याद रखना सर्वाधिक जीवाणु कौन से होते हैं? तो याद रखना, मिट्टी में पाए जाने वाले सर्वाधिक जीवाणु बैसिलस जीवाणु है। कौन से जीवाणु है? बैसिलस जीवाणु। ओके, अब तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है कि सामान्य मृदा में सबसे ज्यादा कौन? सामान्य मृदा में सबसे ज्यादा नंबर के आधार पर जीवाणु कौन है? अच्छा, अम्लीय मृदा में कौन? अम्लीय मृदा में मिट्टी यदि एसिडिक हो गई, थोड़ी खट्टी हो गई, तो वहां पे कौन ज्यादा है? याद रखना, कवक ज्यादा है। कौन ज्यादा है? अच्छा, उदासीन मिट्टी में हो गई सामान्य मृदा, जीवाणु। अच्छा, यदि आपसे पूछ लिया जाए क्षारीय मृदाओं में सबसे ज्यादा कौन? तो एक्टिनो भैया, साम्राज्य है इनका वहां पे। तुम जाओगे, बढ़िया पार्टी मिलेगी। एक्टिनोमाइसिटीज, परफ्यूम का गोदाम भी है इनके, एक्टिनोमाइसिटीज के परफ्यूम का व्यापारी है बहुत बड़े, जहां है ना अपने गांव के परफ्यूम बनाते हैं। आपको भी कभी कभी एहसास हुआ होगा ना, अरे बारिश होती है तो पहली पहली बार खुशबू नहीं आती मिट्टी से, ये इनके गोदाम में लीक हो जाती है तब आती है। ये एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से आती है। तो याद रखना, एक्टिनोमाइसिटीज की वजह से पहली बारिश के बाद में, कौन सी बारिश के बाद में? पहली बारिश। पहली बारिश का तो मजा ही कुछ और। तो पहली बारिश के बाद में जो मर्दा से खुशबू आती है, कौन सी खुशबू? अरे कौन सी खुशबू? सौंधी सौंधी खुशबू आती है एकदम, बहुत महक आती है। तो मर्दा की जिम्मेदार कौन है? एक्टिनो भाई, एक्टिनो भैया जो है वो जिम्मेदार है, याद रखना। बहुत सारे कवि लोग लिख लेते हैं कहानियां, कविताएं, कि पहली बारिश पे कितने गीत बन गए, लेकिन याद रखना वो किसकी वजह से बन रहे हैं? हाँ, इनके परफ्यूम की दुकान है। ओके, वापस याद करो, नंबर के आधार पर, संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा कौन? अच्छा, भार के आधार पर सामान्य मर्दा में, अम्लीय मर्दा में, उदासीन मर्दा में, उदासीन मर्दा में, क्षारीय मर्दा में, पहली बारिश के बाद में खुशबू। बहुत बढ़िया, लिख दिया। आगे बढ़े। जलमग्न मृदाओं में, जलमग्न मृदाओं में, पानी से घिरी हुई मिट्टियों में, तो याद रखना जलमग्न मृदाओं में सबसे ज्यादा शैवाल। वापस आया कॉल आईफोन पे।
लिख लिया? जलमग्न मृदाओं में शैवाल। लिख लिया सबने? आगे बढ़े? नहीं, आराम से लिख लो। कौन है? थोड़ा 2 मिनट आता हूं मैं। हम्म। क्या हो, नित्य नाराज हो गई? हम्म। अरे यार, आई नो 17 अभी रिलीज हुआ जस्ट, हाथ हाथ ऑर्डर। और बनता ही नहीं है, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, पार्ट से नहीं मिलते। हेलो। हाँ हाँ, मैं आ रहा हूँ, शाम को आऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके ओके, शाम को चलना है। क्या हुआ? बंद नहीं हुआ? बात थोड़ी बोली, लो यहीं रख दो, ये आप डिस्टर्ब करेगा नहीं तो। ओके। क्रम क्या है, किसके आधार पर? तो वह बाफा, सबसे ज्यादा जीवाणु, फिर एक्टिनोमाइसिटीज, फिर कवक, फिर आपके सबसे लास्ट में एल्गी, सेवाल। ठीक है, लिखवाना है वो? नहीं 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 नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। ओके, आगे आगे एक बात करते हैं। नेक्स्ट वो है, अब देखो, इन सब जीवाणुओं का या कवक की बात करें, ये सब पोषण के आधार पर अलग अलग है, अलग अलग तापमान में रहते हैं, ये हर कोई एक जगह नहीं रहता। पोषण के आधार पर ये 2 प्रकार के हैं, तो लिखिए पोषण के आधार पर जीव, पोषण के आधार पर सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के। पोषण के आधार पर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? स्वपोषी और परपोषी या विषमपोषी। स्वपोषी कौन सा? शैवाल। जीवाणु और कवक कैसे? शैवाल स्वपोषी क्यों है? क्योंकि इनके अंदर हरित लवक पाया जाता है, इनके अंदर हरित लवक पाया नहीं जाता। हरित लवक तो जानते हैं ना, क्लोरोफिल। अपन कैसे हैं, परपोषी स्वपोषी? स्वपोषी। क्यों? अपन अपना भोजन अपने आप बना, तो कौन बनाता है? मैस वाले भैया। तो फिर तुम स्वपोषी हो ना? तो हाँ बिल्कुल, जो भोज्य पदार्थ है वो कहीं से लाते हैं। हम तो सिर्फ खाना पकाते हैं, बनाते। तो याद रखना, हम खाना बनाते नहीं है, खाना पकाते हैं। हम खाने की वस्तुओं को पकाते हैं, बनाते ये अपन गलत बोलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं आता कि हम फूड मेड करते हैं, फूड कुक करते हैं। इंग्लिश में पढ़ी ना आपने, क्या कुकिंग द फूड, भोजन बना रहा हूं। तो भोजन बना रहा मतलब कुकिंग द फूड, कुक करता हूं, पका रहा हूं, बनाता। ये अपन गलत बोलते हैं कि खाना बना रहा हूं, खाना बना ही नहीं सकते अपन तो। अपन खाना पका सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बाकी बनाएंगे कौन अपने लिए? पेड़ पौधे। कौन कौन? कौन बनाएंगे? ओके, लिख लीजिए। अच्छा, नेक्स्ट एक बात याद रखना कि तापमान के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के। किसके आधार पर? कौन कौन से प्रकार के? एक है साइक्रोफिलिक,
कौन से फिलिक? साइक्रोफिल्स। एक है मीजोफिल्स। और एक कौन से हैं? तीसरे नंबर पर कौन से हैं? थर्मोफिल्स। थर्मो नाम से पता चल रहा है जो सबसे ज्यादा तापमान पे रहते हैं, थर्मोफिल्स। मीजो जो मध्यम तापमान, साइक्रोफिल जो सबसे अधिक तापमान, सॉरी सबसे कम तापमान। 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे रहने वाले, 20 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रहने वाले, और 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर पे रहने वाले थर्मोफिल्स। ये वाले जो थर्मोफिल्स है, ये जब अपघटन होता है तो अपघटन में सबसे ज्यादा सक्रिय कौन से होते हैं? तो याद रखना, अपघटन में सर्वाधिक सक्रिय, अपघटन में सर्वाधिक सक्रिय। लिख लिया? साइक्रोफिल्स, मेसोफिल्स एंड थर्मोफिल्स। सबसे कम तापमान पे, सबसे अधिक तापमान पे अपघटन में कौन सबसे सक्रिय? थर्मोफिल्स। और कोई बात करनी है क्या इसके बारे में? नहीं करनी? थक गए इससे? अरे मतलब इन सब से क्या जीवाणु जीवाणु पढ़ना इतना? नहीं? ओके, नेक्स्ट लिखिए CN अनुपात। CN अनुपात, कार्बन नत्रजन अनुपात। कार्बन नत्रजन अनुपात, कार्बन नत्रजन अनुपात, CN अनुपात। लिख दिया ये? कंप्लीट? कार्बन अनुपात नत्रजन। नत्रजन जानते हो किसको बोलते हैं? नाइट्रोजन को। शॉर्ट में बोलते हैं CN रेशियो। किसी भी पदार्थ में कार्बन कितने हैं और नाइट्रोजन कितने? रेशियो निकालना आता है आप लोगों को? रेशियो निकालना नहीं आता? मैं बोलूं इस रूम में लगभग 15 गर्ल्स है और 20 लड़के हैं, तो रेशियो क्या हो गया? 15:20। एक दूसरे से कट सकते हैं क्या? यस। ये 3 से कट जाएंगे और ये, तो अब मुझे बताओ लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना है? 3:4। तो सरलतम अनुपात जो होता है किसी भी दो वस्तुओं का, उसको हम बोलते हैं अनुपात। क्या बोलते हैं? तो 3:4 मतलब 3, यदि लड़कियां हैं तो 4 लड़के हैं इस क्लास के अंदर। अब मैं बोलूं टीचर और स्टूडेंट रेशियो कितना है, तो 100 स्टूडेंट है और 1 टीचर है, तो क्या हो गया? 100:1। 100 स्टूडेंट और 1 टीचर। मैं बोलूं इस पूरे के पूरे रूम में रूम अनुपात पंखे कितने, तो पंखे गिनो कितने? 2 और 1 3, तो 3:1 मतलब 3 पंखे और 1 रूम है। तो यही तो अनुपात है, दो वस्तुओं को कंपेयर करना। क्या करना? इस पूरे रूम में बोतल अनुपात बैग कितने, तो हम मान लेते हैं बोतल है 25 और बैग है 100, तो 25:100 कट सकते हैं क्या? यस। 1:4। ये सिंपल सी बात है, इसको हम बोलते हैं कार्बन। तो लिखिए कार्बन नत्रजन अनुपात क्या होता है? किसी पदार्थ में उपस्थित, किसी पदार्थ में उपस्थित कार्बन एवं नत्रजन अणुओं का सरलतम अनुपात, सबसे सरल से सरल अनुपात कार्बन नत्रजन अनुपात कहलाता है। FOM बनाते समय तापमान इसके कारण नहीं होता है, तापमान ज्यादा होता है इसलिए ज्यादा होते हैं। ये बोल रहा है सर FOM बनाते टाइम इसकी वजह से तापमान होता है क्या? नहीं, तापमान ज्यादा होता है इसलिए ये होते हैं।
भाई जब सड़ती है तो तापमान बढ़ता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तापमान बढ़ता है तो वो दोनों तो मर जाएंगे, तो ज्यादा कौन रहेगा? थर्मो। इसकी उसकी वजह से ये है, इनकी वजह से तापमान ज्यादा नहीं है। लिख लिया? लिख लो जल्दी। ओके, अब हम कुछ कार्बन नाइट्रोजन अनुपात देख लेते हैं। कुछ जैसे आपने देखा होगा ह्यूमस, ह्यूमस का सीएन रेशियो कितना होता है? ह्यूमस का तो याद रखना 10:1। 10 कार्बन के ऊपर कितना नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन। मतलब कार्बन ज्यादा है, नाइट्रोजन ज्यादा है? नाइट्रोजन क्या है? कम है। दूसरे नंबर पे देखो, कार्बनिक पदार्थों में, कार्बनिक पदार्थ कितना होता है सीएन रेशियो? कितना? यस, 20:30 रेशियो 1। अच्छा, गोबर की खाद, गोबर की खाद ये दो प्रकार की होती है। एक होती है सड़ी हुई, अच्छे से सड़ी हुई गोबर की खाद है तो कितना हो जाएगा? 20:30 या 30:40 अनुपात 1। और बिना सड़ी है, एकदम प्योर गोबर है, तो याद रखना 100:1। भारतीय मृदाओं का सीएन रेशियो कितना होता है? भारत की मृदा का कितना है? 10:12:1। और किसका लिखोगे? हरी खाद का सीएन अनुपात कितना है? हरी खाद का इसका भी लगभग 20:30:1। ओके, गेहूं के भूसे का या चावल का भूसा, चारा होता है जो, इन दोनों का लगभग होता है 80:100:1। अच्छा, सूक्ष्म जीवों का कितना होता है? सूक्ष्म जीव का कितना होता है? 4 से या 5, 4:9:1। लिख लीजिए। ये एक बार करेक्ट कर देना, 30 से 40 कर देना। और सबसे लास्ट में लिखना लकड़ी का बुरादा। कि कहां लिखवाया? कहां पे? किसने? यही लिख लो और याद कर लेना वो भी। मैं एक और बात बताऊं, ये इनका रियल में कहीं फिक्स है नहीं, अलग अलग किताबों में अलग अलग दे भी रखा है। इसका रीजन भी है, क्योंकि जो गोबर की खाद बनती है वो एक प्रकार के पशु के गोबर से या एक प्रकार के मटेरियल से या एक प्रकार के सड़ के नहीं बनती, तो ये वेरी करता भी है। तो जैसा ऑप्शन सुटेबल आए तुम्हें उस हिसाब से कर लेना। 20 से 30 वाला ऑप्शन सही लग रहा है, और यदि ऑप्शन में है तो कर लेना। ऐसा ऑप्शन आएगा नहीं कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो नो टेंशन लेना। अच्छा, लकड़ी का बुरादा कितना होता है? 425:1 या 400:1। तो सबसे ज्यादा सीएन रेशियो किसका है? लकड़ी के बुरादे का। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मृदा निर्माण, सोइल फॉर्मेशन। मिट्टी बनती कैसे है? कैसे बनती है मिट्टी? बनती कैसे है मिट्टी? मिट्टी कैसे बनती है? चट्टानों के टूटने से, अपघटन से, अपक्षय से। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए मृदा निर्माण। हैं? पीछे?
जल्दी लिखो थोड़ा। लिख दिया? सबने लिख लिया? लिख लिया सबने? ओके, नेक्स्ट हेडिंग लाइए, मृदा निर्माण। मृदा निर्माण जो होता है वो दो प्रक्रियाओं से गुजर के होता है। सबसे पहले चट्टान जो है वो टूटती है और पैतृक पदार्थ बनाती है। फिर पैतृक पदार्थ टूटते हैं, चेंज होते हैं और बनाते हैं मृदा। पहली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? अपक्षय। और इसको क्या बोलते हैं? मृदा निर्माण। अपक्षय जो होता है कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना, अपक्षय का मतलब होता है चट्टानों का टूट के किस में बदलना? चट्टानों का टूटकर पैतृक पदार्थ में बदलना। पैतृक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3। भौतिक अपक्षय, इसका एक दूसरा नाम है विखंडन। क्या नाम है? विखंडन। इसमें क्या होते हैं? आकार छोटा हो जाता है। किसका? चट्टानों के कणों का आकार क्या हो जाता है? छोटा, तो आकार टूटता है। दूसरे नंबर पे है रासायनिक अपक्षय। कौन सा है? रासायनिक अपक्षय में क्या होता है? उसकी रासायनिक प्रकृति में बदलाव होता है। कौन सी प्रकृति में? इसका दूसरा नाम है विच्छेदन। क्या नाम है? तो याद रखना, रासायनिक प्रकृति में बदलाव। और तीसरे नंबर पे कौन सा होता है? तो जैविक में क्या होगा? कौन भाग लेंगे? जीव जंतु भाग लेंगे। तो जो चट्टाने जीव जंतुओं के कारण टूटती है उसको हम बोलते हैं जैविक अपक्षय। तो याद रखना, ये किसके द्वारा होता है? जीवों द्वारा। लिख लीजिए। लिख दिया? अपक्षय को इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग is also known as disintegration and chemical weathering is also known as decomposition. Basically there are 3 type of weathering. ये इंग्लिश में कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। चट्टानों का टूटना और पैतृक पदार्थ में बदलना क्या कहलाता है? कितने प्रकार का? भौतिक, रासायनिक और भौतिक में भौतिक आकार में टूटता है, बदलाव होता है। रासायनिक प्रकृति में बदलाव, लेकिन रासायनिक में रासायनिक प्रकृति में बदलाव हो जाता है। जैसे कोई मिनरल है वो दूसरा मिनरल बन जाएगा। और जैविक में किसके द्वारा होगा? जीवों के द्वारा। कोर्स कब तक हो जाएगा? 2-4 साल में हो ही जाएगा। इतना तो लगता ही है टाइम कोर्स होने में। अब किसका कोर्स?
कोर्स किसका? सोयल साइंस का, सुपरवाइजर के लिए हो जाएगा, होली के बाद हो जाएगा, दिवाली तक। ऐसे डरा के क्यों बोलता है? मैं दुश्मन हूं क्या तेरा? रुको सर, ऐसे बोला, रुकिए सर, रुक जाओ सर। कहां जाओगे सर इतने दौड़ के? रुक जाओ ना सर। लिख लिया? लिख दिया सबने? एक आपसे होता है प्याज नुमा आपसे। कैसा आपसे? प्याज नुमा। प्याज, प्याज पता है क्या होती है? टमाटर प्याज होता है तो अनियन, कांदा, हाँ प्याज जानते हो सब, खाया है। तो उसको काटते हो तो आंसू आते हैं। अच्छा, उसको काटने के बाद देखा होगा ना, वो परत में होता है, वो कभी एक जैसा। तो इसको बोलते हैं परतदार आपसे। क्या बोलते हैं? लेयर बाय लेयर आपसे। ये किसकी वजह से होता है? तो याद रखना, ये किसकी वजह से होता है? तो तापमान में दैनिक अंतर के कारण। तापमान में दैनिक अंतर, तापमान में दैनिक अंतर आता है क्या? अरे एक दिन में तापमान में अंतर होता है क्या? कि एक जैसे होता है दिन भर तापमान? नहीं, सुबह ठंडा होता है, दिन में बहुत ज्यादा, रात में वापस ठंडा, मतलब दिन में चेंज होता है टेम्परेचर। इसके कारण जो अपसे होता है उसको बोलते हैं तापमान में दैनिक अंतर के कारण जो अपसे होता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा अपसे? प्याज नुमा। अच्छा, एक चट्टाने होती है मशरूम प्रकार की चट्टाने। तो मशरूम और प्याज दोनों मिलके तो बन गई सब्जी किसकी? मशरूम की। तो मशरूम प्रकार की चट्टाने कहां पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला में। कहां पाई जाती है? अरावली में। किसके कारण बनती है? तो याद रखना, वायु अपर्दन के कारण निर्मित होती है। कौन सा अपर्दन? कारण निर्मित होती है। लिख लीजिए। और एक बात लास्ट में नोट करके और लिखना, जल अपघटन, इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, रासायनिक अपक्षय की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।